नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। यहाँ बात हम सियासत की करते हैं, यहाँ बात हम वार पलटवार की करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य हमें गदगद कर देता है। आज भी यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स काशी के साथ साथ पूर्वांचल के पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। पीएम के दौरे पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री काशी के लिए सौगात लाए हैं। मोदी जी ने सदियों का काम पूरा किया है। रामलला विराजमान हो चुके हैं और आज पीएम के मार्गदर्शन में यूपी का विकास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में फिर से काशी वासियों को उपहार देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला के इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य मूर्ति को भव्य मंदिर में विराजमान कराने के उपरांत पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के युवराज कहते हैं कि काशी और यूपी के युवा नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है? अब वो अपनी हताशा उत्तर प्रदेश के युवाओं पर निकाल रहे हैं। युवा यूपी के लोग विकसित राज्य बनाने में जुटे हैं। उनका भविष्य छिना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान। बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचानों को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रखी है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्व की एक नाकारा सरकार कांग्रेस सरकार ने ना नक्सलवाद पर लगाम लगाई, ना प्रदेशवासियों को न्याय दिलाया, बल्कि लाखों करोड़ों के घपले घोटाले कर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने का कार्य किया। एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के
घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन हो गए हैं, सीटों का बंटवारा हो गया है। 25 तारीख को मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना और बीजेपी जिस तरीके से साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि घोषणा होगी तो जानकारी मिल जाएगी। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उम्मीद ये है कि इसका हल निकलेगा। दोनों तरफ से धैर्य की जरूरत है, कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया। किसान आंदोलन चल रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा जी। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है जी और कतई भी कोई हिंसा न हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल, घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभी बातचीत आखिरी दौर में है। सीटों को लेकर फाइनल स्टेज में चर्चा पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। देखिए, अभी जो बातचीत है वो काफ़ी आखिरी दौर में है। सीटों को लेकर के काफ़ी फाइनल स्टेज में चर्चा पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो देखिए, सीटों का बंटवारा एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा होगा और हम चर्चा कर रखे हैं। चर्चा अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। सीधी सी बात ये भी नजर आती है कि हो सकता है कि सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया हो, बस इसकी घोषणा होनी बाकी रह गई है। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर सहमति किस आधार पर बनी है। लेकिन ये बड़ी बात है कि सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जरूर स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम स्टेज पर बातचीत है, यानी कि बस घोषणा होनी बाकी है। लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमें जानकारी है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे। यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन और सीबीआई के नोटिस पर आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि पिछले 2 साल से बीजेपी ने हमेशा अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की। ईडी ने अब तक एक भी पैसा बरामद नहीं किया।
कि 2 साल से भाजपा की लगातार कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, और यही वजह है कि एक सो कॉल्ड लिकर स्कैम भाजपा के दफ्तर में लिखा गया। यही इसीलिए आज तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक चवन्नी हमारे किसी नेता के यहाँ रिकवर नहीं हुई। जब ईडी अब खुद कोर्ट जा चुकी है, उनको पता है कि 16 मार्च की तारीख है और हम पेश होंगे और हम कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, तो उनको समझ आ गया है कि इसमें अरेस्ट थोड़ा मुश्किल हो गया है। और उन्होंने देख लिया है कि कैसे जब इंडिया गठबंधन अपना पहला चुनाव लड़ा चंडीगढ़ मेयर पोल, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार मंदिरों पर टैक्स लगा रखी है। जो आज कर्नाटक और बंगाल में हो रहा है, इसे एक लाइन में समझे तो एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई देती है। आगे दूसरा विषय है, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री सेकंड टर्म का लास्ट बजट पेश कर दिया है उन्होंने। और बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। ये बजट 1,89,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें पिछले बजट से 11% अधिकता के। मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के 500 वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था के दुनिया में भारत की आज एक अलग पहचान बनती जा रही है। और ठीक ऐसे ही हम भी हरियाणा के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा में विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्ति हमारा अभियान रहा है और आज सरकार की योजनाओं का लाभ पाने में लोगों को भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर जीएसडीपी विकास दर 5.6% है, जबकि हरियाणा की बात करें तो 6.1 है। राष्ट्रीय जीडीपी में हरियाणा का योगदान अब बढ़कर 3.7% हो गया है और जनसंख्या की दृष्टि से हम केवल 2% योगदान है, हिस्सेदारी है। केंद्रीय जो जीएसडीपी है उसके अंदर पिछले वर्ष यानी 14-15 में ये थी 3.5% परसेंटेज का अपने आप बड़ा महत्व होता है। चाहे वो थोड़ा भी बढ़े तो भी परसेंटेज है, इसलिए बढ़ना एक मायनेदार उसका मामला रहता है। तो 3.5 से बढ़ करके अब हम 3.7% पर आ गए हैं, जबकि हमारा आबादी देखा जाए तो जस्ट इट इज़ 2%। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1.4% एरिया है, फिर भी हम केंद्र के
बजट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछली बार की तुलना में बजट में 11.37% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान है और हमारा अनुमान राज्य की 8% जीडीपी का रहा है। विशेष तौर पर इसमें जो जीडीपी जो हमारी विकास दर है उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय जीडीपी की विकास दर वो आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। तो हम केंद्र की जो हमारी दर है उससे भी हमारी विकास दर ऊपर है। इसी प्रकार से जो जीएसडीपी इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। जीएसडीपी का जो दर है वृद्धि दर केंद्र की 5.6% है जबकि हरियाणा की 6.1। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। शहीद सैनिक चाहे वो किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, उनके लिए ये लाभ होगा। हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र सेवा में सभी राज्यों में अग्रणी है। सरकार रक्षा, पूर्व सैनिक और सीएपीएफ कर्मियों को उनकी सेवाओं द्वारा उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक लाभ प्रदान करती है। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। सैनिक अर्धसैनिक हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र। सीएम ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडिया कर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रखे हैं। सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया है। मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। गत वर्ष मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडिया